हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स वन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश बजट। तो ये जो आपका कैश बजट चैप्टर है, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो इस चैप्टर के बेसिक्स है, जैसे कि कैश बजट होता क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसको बनाना कैसे है, उसके अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है या कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, सॉरी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और इसके अलावा एक बोनस पॉइंट, आपके जो टाइम लैग वाले कुछ शॉर्ट सम्स है उसको भी हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज कैश बजट, कैश बजट होता क्या है। तो कैश बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हम लोग फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, जो कि हमारी क्या दिखाता है, दो चीजें दिखाता है। एक कैश इनफ्लोज और दूसरी कैश आउटफ्लोज, ये दो चीजें दिखाता है। तो कैश बजट is a future statement which shows our cash outflows and cash inflows for a particular period of a time। ये अपनी कैश बजट की डेफिनेशन भी हो गई। सो अब कैश बजट की डेफिनेशन हो गई, कैश बजट क्या है ये समझ लिया। अब ये जो आपकी VNSGU की एग्जाम होती है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, उसके अंदर इस चैप्टर का क्या रोल है वो देखते हैं। तो इस चैप्टर में से आपको सबसे पहले तो एक लॉन्ग सम पूछा जाता है जिसका वेटेज 14 मार्क्स होता है, यानी 14 मार्क्स का आपको एक फुल फ्लेक्स लॉन्ग सम आएगा। कभी कभी 13 मार्क्स का आता है, बट ऑल द टाइम ऑलमोस्ट टाइम 14 के आते हैं। उसके अलावा एक शॉर्ट सम 3 और 4 मार्क्स का आता है, जो कि एकदम टॉप स्टार्टिंग में ही आता है क्वेश्चन नंबर 1 में। और वेरी रेयर केस में एक शॉर्ट नोट की थियोरी आती है। इसके अलावा ये जो आपका लॉन्ग सम है 14 मार्क्स का, इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन आता है जो कि फ्लेक्सिबल बजट चैप्टर से होता है। ठीक, तो चाहे आप कैश बजट अटेंड कर लो या चाहे आप फ्लेक्सिबल बजट अटेंड कर लो, दोनों में से आप कोई भी अटेंड कर सकते हो। ठीक, अब देखते हैं कि कैश बजट का फॉर्मेट कैसा होता है, क्योंकि बिना फॉर्मेट के आप तो बना सकते नहीं, है ना। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं कैसे होता है। तो ये रहा कैश बजट का फॉर्मेट। आपको क्वेश्चन में सारी डिटेल्स मेंशन की हुई होगी, बस आपको क्वेश्चन से देख के ये बनाना है। तो जब भी कैश बजट का क्वेश्चन है, सबसे पहले पर्टिकुलर, तो जितने महीने का बोला रहे उतने कॉलम बना दीजिए। जैसे कि सपोज कीजिए क्वेश्चन में बोला प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। तो यानी कि हम लोग को कैश बजट बनाना है 3 महीने के लिए, जिसका एंड कब होगा, 31 मार्च 2021। आपको जो बुक्स में क्वेश्चन आएंगे वो भी इसी टाइप पे लिखे रहिए, सेम यही लाइन यूज की रही होगी। तो 3 महीने का बनाना है, कब तक का बनाना है, मार्च तक का। तो 3 महीने कितने होंगे, जनवरी से स्टार्ट होंगे ना। तो पहले में लिख दीजिए जनवरी, दूसरे में फरवरी, तीसरे में मार्च, हो गया। अब इतना करने के बाद सबसे पहले काम आपको क्या करना है, नीचे ये वाली लाइन लिख दीजिए, ये वाली लाइन, ओपनिंग कैश बैलेंस वाली लाइन। ये लाइन भी आपको क्वेश्चन में दी होगी पहले महीने का, कि आपका यानी जनवरी का, कि आपकी जो है ओपनिंग कैश बैलेंस कितनी है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कैश बैलेंस as on 1st January 2021 is रुपीज, यानी कि 1 जनवरी को आपका कैश बैलेंस
25,000। तो बस क्वेश्चन में से ये देख के आपको ये आप कॉपी कर लीजिए, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जो भी एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, जितने भी आपकी और डेटा दिया हुआ, जो भी टेबल बना है, उसके अंदर में से आपके पास जो जो इनकम है वो इनकम आप उसके नीचे लिखेंगे। रिसीट, ये देखिए रिसीट, ऐड रिसीट। रिसीट मतलब अपनी इनकम, ठीक। तो सबसे पहले कैश सेल, कंपनी ने कितना कैश सेल किया है, एक जनवरी मंथ में कितना किया, फरवरी मंथ में कितना किया, मार्च मंथ में कितना किया। सपोज करो जनवरी में इन लोगों का टोटल सेल होने वाला है 1 लाख का, जिसमें से इन लोगों ने 40,000 का कैश सेल किया है और बाकी 60,000 का क्या है, क्रेडिट सेल है। अब तो 40,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया और 60,000 क्रेडिट सेल है, उसका कॉलम यहाँ पे आएगा। ये नीचे दिए ना क्रेडिट सेल का कॉलम, ये रहा। तो अब मैं 60,000 यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं गलती कर रहा हूँ, मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि हम लोग कैश बजट बना रहे हैं। तो कैश बजट में हम लोग वही चीज़ें लिखेंगे जो हमें उस मंथ में मिलेगा। और हम लोगों ने जनवरी में तक क्रेडिट सेल की है, पैसा थोड़ी ना अपने पास आया है। पैसा जब आएगा हम लोग तभी लिखेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने जनवरी में सेल कर लिए 40,000 की, और हम लोग को बोला गया है कि पैसा हम आपको, सॉरी हाँ, जनवरी हम लोगों ने कैश सेल 40,000 कर ली है, बच्चे कितनी 60,000 आपकी क्रेडिट सेल। तो उन लोगों ने हम लोग को बोल दिया, जो भी हमारे डायरेक्टर ने हमको बोला कि जो भी 60,000 का मैं आपसे क्रेडिट पे माल ले रहा हूँ उसकी पेमेंट मैं आपको 1 साल बाद दूंगा। तो ये जनवरी में 60,000 का, यहाँ पे जो आप 60,000 लिखने वाले थे ना जनवरी में क्रेडिट सेल का, वो जनवरी में ना आके 1 महीने छोड़ के 60,000 फरवरी में आएगा। हो गया 1,40,000 प्लस 60,000 1 लाख, क्योंकि आपको पैसा तो फरवरी में मिला ना। उसी तरह अगर सपोज कीजिए कि 80,000 का टोटल सेल आपका हुआ है फरवरी मंथ में, उसमें से 30,000 आपका क्या है, कैश सेल है। तो रिमेनिंग अब क्या, 1 महीने का टाइम लगेगा अपने क्रेडिट सेल में, तो रिमेनिंग 50,000 आपका आ जाएगा मार्च महीने में। हो गया। इसके बाद लोन रिसीव्ड, हम लोगों ने बैंक से कोई लोन लिया है, उसके ऊपर जितने भी हम लोग को चार्जेस लगे वो सब काट के हम लोग को जिस महीने में लोन मिला है उस महीने में लिख देना है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज रिसीव्ड, यानी कि अगर हम लोगों ने किसी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज जैसे इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सारी चीज़ें खरीदी हो, या किसी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदी हो, तो इसके ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज कीजिए मैंने XYZ लिमिटेड का 10% डिवेंचर था जो कि 5 लाख का था, मैंने परचेज किया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, आपको हम 10% का फाइनेंशियल ईयर के एंड में इंटरेस्ट देंगे। तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। वो देंगे कब, फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो फाइनेंशियल ईयर का एंड क्या होता है, मार्च होता है। तो दोनों छोड़ो, मार्च में आगे 50,000 ऐसे लिख दो, हो गया। इसके बाद कमीशन रिसीव्ड, यानी कि अगर हम लोगों ने एज अ ब्रोकर वर्क करा है किसी दूसरी कंपनी के लिए, तो हम लोग जितने % के ऊपर कमीशन के हकदार है वो यहाँ पे जिस महीने में होगा वो यहाँ पे लिख देगी। फिर कॉल्स ऑन इक्विटी शेयर, मतलब होता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट ऑन इक्विटी शेयर। कॉल्स का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। जैसे कंपनी ने सपोज कीजिए 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर इशू किया, ठीक है। उसने क्या किया कि जो आपकी पहली आपकी जो कॉल थी उसने बोली 20 रुपीज़ की, और बाकी जो इसमें से 80 रुपये बचे उन्होंने कहा कि हम 10-10 रुपये करके मंगाएंगे, 10-10 रुपये करके 8 बार में मंगाएंगे। तो ये जो 10-10 रुपये करके आ रहा है ना, यही आपका कॉल्स है। तो जिस महीने में जितनी कॉल आ रही है उस महीने के अंदर उतनी ही लिख देंगे। फिर सेल ऑफ एसेट, अब सेल ऑफ एसेट में क्या लिखेंगे, सेल ऑफ एसेट में ये चीज आएगी कि कंपनी के पास अगर कोई पुरानी एसेट पड़ी है, कंपनी ने उसको कितने में बेच डाला है, कितने में उसको बेच रहे हैं, वो चीज लिखेंगे। अब यहाँ पे ये चीज इमटेरियल होती है कि कंपनी ने उसके ऊपर कितना प्रॉफिट बुक किया या कितना लॉस फेस किया। जैसे कि सपोज 1 लाख का एसेट कंपनी ने खरीदा था जब वो रजिस्टर कर रही थी, उसके ऊपर
10,000 डेप्रिसिएशन लगा ये पूरे कंपनी के वर्किंग टाइम में। 5 साल बाद कंपनी ने उसको बेच दिया कितने में? 60,000 में। तो अगर आप बेसिक रूल से मतलब नॉर्मली अगर आप काम कर रहे होते तो क्या करते? पहले 1 लाख में से 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस करते, यानी कि रियल वैल्यू क्या हो जाती इसकी? 90,000, और 90,000 में से 60,000 माइनस करते 30,000 का लॉस आता है ना। बट इसमें यहाँ कुछ नहीं करना है, इसमें एट द एंड हमारे हाथ में कितना कैश आ रहा है वो लिखना है। हमारे हाथ में यहाँ पे कितना आ रहा है? 60,000। बस वही सिंपल चीज लिख देनी है। हम लोगों ने फरवरी में बेच दिया ये, फरवरी में 60,000 हम लोग को मिले, ये छोड़ो, फरवरी में 60 लिखो, खत्म। फिर अदर रिसीट मतलब जो हमारी रॉयल्टी रिसीव होती है या इंटरेस्ट रिसीव होता है, बैंक लोन सॉरी बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, वो सारी चीज़ें हम लोग जिस महीने मिलता है उस महीने में से लिख देंगे। इतना करने के बाद जो अपनी यहाँ पे हम लोग की ओपनिंग कैश बैलेंस है, इसके साथ यहाँ से लेके ये पूरा एकदम नीचे तक आके ऐड करेंगे, पूरा टोटल करके जो अमाउंट आएगी यहाँ पे से लिख देंगे। हो गया। इसके बाद पेमेंट लेस पेमेंट, यानी कि जो भी हमारी पेमेंट है वो चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले कैश परचेज, कंपनी ने कितना परचेज कैश बेसिस पे किया है। सपोज 1 लाख का परचेज उन लोगों ने किया है, जिसमें से 70,000 का परचेज उन लोगों ने कैश में किया है और रिमेनिंग 30 का क्रेडिट में। और क्रेडिट का क्या बोल रहे हैं कि हम लोग आपका पैसा 2 महीने बाद देंगे। तो जनवरी का जो 30,000 रिमेनिंग है वो पैसा हम लोग को मार्च में यहाँ पे मिलेगा, ऐसे मार्च में लिखेंगे वो। ठीक। इंटरेस्ट पेड, हम लोगों ने जो बैंक से लोन लिया उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा। वो इंटरेस्ट जिस महीने में जितना पे कर रहे हैं वो वहाँ पे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद परचेज ऑफ एसेट, हम लोग अगर कोई एसेट परचेज कर रहे हैं वो एसेट के ऊपर टोटल कितना अमाउंट हम लोगों ने कैश दिया हुआ है और कब देंगे। अगर ईएमआई पे ले रहे हैं तो उसकी जितनी भी ईएमआई हो उसको हम लोग मंथ में डिवाइड करके लिखेंगे। अगर लमसम पेमेंट करें तो लमसम पेमेंट जिस महीने में कर रहे हैं उस महीने के अंदर लिखेंगे। वेजेस एंड सैलरीज, मतलब कि हमारे जो कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसको हम लोग पर मंथ हमारी कितनी सैलरी जा रही है वो चीज़ यहाँ पे हम लोग जिस मंथ में जितनी गई है मेंशन करेंगे। उसके बाद कमीशन पेड, अगर हमारी सेल्स कम है, हम लोगों ने कोई सेल्स एजेंट अपॉइंट करा या ब्रोकर अपॉइंट करा, तो उनकी जो रेमुनरेशन होती है ना वो हम लोग परसेंटेज पे रखते हैं। सपोज कीजिए मैंने बोल दिया कि भाई तू मेरा 100 रुपये का सेल करा हर महीने, मैं तुझे इसके ऊपर 2% कमीशन दूंगा। तो इसका कमीशन कितना बन गया? 2 रुपये तो इसका कमीशन ही बन गया। तो अब मैं ये 2 रुपये कमीशन में अगर मैंने जनवरी में सेल किया तो फरवरी में उसको मैं पे करूंगा। उसके बाद टैक्सेस पेड, जो हम लोग गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस पेड करते हैं जिस महीने पे करेंगे वो महीने हम लोग लिखेंगे। अदर पेमेंट्स, जो बाकी सारे हम लोगों ने पेमेंट की होगी, ब्रोकरेज पे किया होगा, ऑक्टर पे किया होगा, कोई भी चीज़ें पे की होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद सारी जो भी हमारी पेमेंट है कैश परचेज यहाँ से लेके पूरी अदर तक आके आपको टोटल करके यहाँ पे लिखनी है। ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपका जो टोटल ऑफ ए था यानी टोटल ऑफ रिसीट साइड और टोटल ऑफ जो आपका एक सेकेंड ये रहा, टोटल ऑफ जो आपका बी था ए माइनस बी करना है, यानी कि टोटल रिसीट माइनस टोटल पेमेंट करना है। तो जो आपका बैलेंस बन जाएगा वो बन जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनवरी। तो अगर जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है तो फरवरी के लिए क्या हुआ? ओपनिंग बैलेंस हुआ ना, क्योंकि 31 जैन को आपका जो बैलेंस क्लोजिंग होगा वो 1 फेब को वही बैलेंस तो आपका ओपनिंग होगा, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो फिर सेम प्रोसेस, अब यहाँ के वहाँ हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं था, यहाँ का मिल गया, तो अब फिर से सब प्लस करो ओपनिंग बैलेंस और सारी हमारी जो इनकम है वो प्लस करके यहाँ पे लिख दो टोटल ई में, यहाँ पे लिखो। उसके बाद पेमेंट साइड सारी पर ऐड करो, ऐड करने के बाद वो भी टोटल करके बी में लिखो, फिर वापस ए माइनस बी कर दो। तो जो भी हमारी आएगी वो आएगी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फरवरी।
अब वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फरवरी जो है आपका मार्च का ओपनिंग बैलेंस है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट करनी है। ये बस इतनी चीजें करनी है, बन गया आपका कैश बजट। और अब आप इसका टेंशन लोगे कि मुझे सारा स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल भी गलत हो। आपको कोई स्टेटमेंट कुछ याद नहीं करना, बस आपको दो चीजें याद रखनी है कि मुझे रिसीट ऐड करनी है, पेमेंट लेस करनी है, बस। फिर आपको क्वेश्चन में जो जो रिसीट दी हुई है वो रिसीट आप ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से, बस। याद तो कुछ करना ही नहीं है, बस रिसीट पहचानो, पेमेंट पहचानो, और कुछ नहीं। इसके बाद कौन कौन सी चीजें जो है ना इंक्लूड नहीं हुई वो मैं बताता हूँ। देखो, पहली क्या है, डेप्रिसिएशन है। मैंने ऊपर जब मैं आपको सेल का, सेल ऑफ एसेट का मैं आपको बता रहा था, तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन बताया था कि जो भी अमाउंट की डेप्रिसिएशन होती है वो हम लोग छोड़ देते हैं, अकाउंट में नहीं लेते, भूल जाओ उसको, अनअकाउंटेबल है वो अमाउंट। कि डेप्रिसिएशन पे कितना पैसे हमारे वेस्ट हो गए, कितना माइनस हो, चीज भूल जाओ, वो चीज़ है ही नहीं। रिटर्न ऑफ अमाउंट वो भी सेम होता है, वो या लेना ही नहीं है। प्रीमियरी एक्सपेंसेस नहीं लेने हैं। लॉस और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की चीज़ें नहीं लेनी है। इनके ऊपर कुछ हम लोग को ट्रीटमेंट ही नहीं देना, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कुछ नहीं देनी है, छोड़ ही दो ये सबको। नहीं तो अगर जहां आप इसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट दे दी तो समझ लो वहां आपका गलत हो गया क्वेश्चन। अब देखिए, कुछ टर्म्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, जो कि पूरा चैप्टर इन्हीं के बेसिस पे है। ये नया पॉइंट है, और बाकी जो भी चैप्टर के अंदर पॉइंट आने वाले हैं वो सब आप करके आ रहे हो। सिर्फ ये एक न्यू पॉइंट है जो कि आपको सीखना है। तो सबसे पहले टाइम लैग, यही पॉइंट है आपका, टाइम लैग। अब ये टाइम लैग क्या होता है, मैं भी आपको जब क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऊपर सिखा रहा था तो मैंने आपको टाइम लैग बताया था कि जैसे कि क्रेडिट सेल का हमारा उसने बोला 1 महीने बाद पैसे देगा, तो जो पैसा जनवरी में मिलने को हम मिलेगा मिलने वाला तो फरवरी में मिलेगा, फरवरी वाला मार्च में, मार्च वाला अप्रैल। उसी तरह देखिए यहाँ सपोज कीजिए ये मैंने वेजेस है, ये मेरे को वेजेस पेड करनी है, ठीक। तो अप्रैल की मेरी वेजेस है 25,000, लेकिन वेजेस के ऊपर मेरा 1 महीने का टाइम लैग है। तो ये जो 25,000 अप्रैल में मेरी वेजेस है ना, अप्रैल ला छोड़ के ये वेजेस आ जाएगी मई में, मई वाली आ जाएगी जून में, जून वाली आ जाएगी जुलाई में, जुलाई वाली आ जाएगी आपकी अगस्त में, और अगस्त वाली आ जाएगी आपकी सितंबर में। हम जब अक्टूबर सितंबर वाली जाएगी अक्टूबर में, जब अक्टूबर का अगर बनाएंगे तो वो भी बना देंगे। उसके बाद 2 मंथ का कैसे करेंगे, सेम चीज इसमें भी होगी। यहाँ पे 1 महीना छोड़ते थे अब तक हम लोग, अब कितना छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे। मैंने सपोज कीजिए ये हो गई मेरी क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल। तो जो पैसा मुझे अप्रैल में मिलने वाला था ना, मुझे अप्रैल में नहीं मिलेगा, मई में नहीं मिलेगा, वो पैसा मुझे सीधे मिलेगा जून में 25,000। अब ये वाला पैसा मुझे कहाँ मिलेगा, जुलाई में मिलेगा 30,000। ये वाला पैसा मुझे अगस्त में मिलेगा 35,000। 2 महीने छोड़ के अगले महीने मेरे को मिलने वाला, ये होता है टाइम लैग। अब ये तो सीधा सीधा है, आपने कर लिया। 1 महीना छोड़ना था छोड़ देंगे, 2 महीने छोड़ने बोले छोड़ देंगे, 3, 4, 5, 6 पूरा छोड़ दोगे। लेकिन बात तब बिगड़ जाती जब ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। सपोज इन्होंने बोल दिया कि मेरा टाइम लैग है 15 डेज, 15 डेज यानी मैं आपको पैसा 15 दिनों में दूंगा, तो क्या करोगे। इन्होंने बोल दिया मैं आपको पैसा दूंगा 1 वीक में, 1 वीक का टाइम लैग, तो क्या करोगे। इन्होंने बोल दिया अगर कि मैं 1.5 महीने में आपको पैसा दूंगा, 1.5 मंथ में पैसा दूंगा, या 2.5 मंथ में पैसा दूंगा, तो क्या करोगे। ये भी तो सीखना पड़ेगा। एक दो सीख के अगर चाह रहे हो तो आगे क्या करोगे, ये भी तो सीखोगे ना। अब आओ ये भी सीखते हैं। सबसे पहले ये टाइम लैग है आपका 1/2 मंथ का, यानी 1/2 मतलब 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो 30 डेज में को जब हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितने डेज हो रहे हैं, 15 डेज हो रहे हैं ना।
यानी उसका आधा, यही तो मैंने लिखा है 1/2। तो 1/2 में करने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं। जो आपका अप्रैल का पैसा होगा ना, सपोज कीजिए आप अप्रैल में आपका 25,000 है, मई में 30, जून में 35, जुलाई में 40, फिर अगस्त में 45, सितंबर में 40। जो भी आपका लैग का वो दिया होता है ना, लैग का, जैसे मेरा लैग का यहाँ पे टाइम है 1/2 मंथ, बस इसको 1 से माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस जब मैं 1 करूँगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 ही बचेगा। तो जो भी आपका आगे वाला होता है ना, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन में दिया होता है ये चीज़, ये वाली, उसको ले लीजिए लास्ट मंथ, ऐसे लिख लीजिए कोने में 1/2 ऑफ लास्ट मंथ, फिर प्लस, फिर माइनस करने के बाद जो बचता है, मेरे माइनस करने के बाद क्या बचा? 1/2। तो 1/2 ऑफ करेंट मंथ। ठीक, अगर मुझे अप्रैल का निकालना है तो, सॉरी, अगर मुझे मई का निकालना है तो सबसे पहले क्या कर लो? अप्रैल का 1/2 ले लो। ये जो अप्रैल है इसका 1/2 ले लो। तो अप्रैल का 1/2 क्या होगा? 25,000 डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या हो जाएगा? 12,500। और मई का 1/2 ले लो, क्या हो जाएगा? 15,000। दोनों का ऐड कर दो, 15,000 प्लस 12,500 क्या हो जाएगा आपका? 27,500। यहाँ पे लिख देते हैं 27,500। ये आपका कौन से महीने का आया? ये आपका आ गया मई महीने का। डिफरेंस है 500। अप्रैल का जो 12,500 था यहाँ पे आया था, मतलब 1 अप्रैल का 12,500 वो अप्रैल में ही रहेगा, और जो मार्च का पैसा आधा जो भी हम लोगों ने वो किया होगा वो अप्रैल में आएगा। अब आया जून का। जून में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, 1/2 ऑफ लास्ट मंथ प्लस 1/2 ऑफ करेंट मंथ। तो लास्ट मंथ जून के लिए क्या हो गया? मई तो जून के लिए लास्ट मंथ है ना, तो जून में हमारी 30,000 को 1/2 करें कितना होगा? 15,000 होगा, है ना। और फिर 1/2 ऑफ जब लास्ट मंथ करेंगे यानी मई का करेंगे 30,000 डिवाइड बाई 2, तो 15,000 यहाँ पे होगा। फिर प्लस 35,000 यहाँ पे है, 1/2 ऑफ करेंट मंथ, इसका भी हाफ कर दो, क्या हो जाएगा? 17,500। दोनों को ऐड कर लो, 15,000 प्लस 7,500 क्या हो जाएगा? 32,500, क्योंकि आपका जून महीने का। एक सेकंड मेरे को यहाँ पे लिखता हूँ ना, मैं बोल क्यों गया, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा ये। टोटल आपका हो गया 32,500। एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा ऐसे। आप अगर ये टेबल वेबल ना बनाओ फिर भी चलेगा, तो मैं आपको एक समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप डायरेक्टली क्वेश्चन में से देख के भी कर सकते हो। अब देखो, मुझे जुलाई का निकालना है, तो अब जुलाई का प्रीवियस मंथ क्या हो जाएगा? लास्ट मंथ क्या हो जाएगा? जुलाई के लिए प्रीवियस मंथ क्या है? जून है। तो अब जून में कितना है? 35,000 है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? 1/2 ऑफ लास्ट मंथ। तो 1/2 ऑफ लास्ट मंथ करेंगे तो कितना आएगा? यानी 35,000 डिवाइड बाई 2 मेरा आ जाएगा 37,000, सॉरी 17,500। अब करंट मंथ का क्या करेंगे? 1/2 करेंगे। ये देखिए रहा फॉर्मूला, 1/2 ऑफ करंट मंथ क्या हो जाएगा मेरा? 20,000 हो जाएगा ना। तो 20,000 लिख देते हैं, दोनों को प्लस कर दो, 37,500 हो गया। अब अगस्त का निकालते हैं। अगस्त का निकालने के लिए क्या करेंगे? अगस्त के लिए प्रीवियस मंथ कौन सा है? जुलाई है। तो जुलाई का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला देखो, 1/2 ऑफ लास्ट मंथ 1/2 ऑफ करेंट मंथ, यानी जुलाई का लास्ट मंथ है तो जुलाई का 40,000 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 20,000, और 45,000 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा?
यहाँ पे लिखो पहले 20,000 आपका हो गया जुलाई का, और 45,000 डिवाइड बाय 2 आपका हो जाएगा 22,500। दोनों को प्लस कर दो, क्या आएगा 42,500। ये हो गया। अब सितंबर का निकालने के लिए सितंबर का जो प्रीवियस मंथ हो जाएगा अगस्त हो जाएगा, तो अगस्त का वापस से 45,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22,500। फिर 50,000 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25,000, हो जाएगा आपका 47,500। आ गया, सारे महीनों का आ गया। बस ये फॉर्मूले पे आपको रखना है। अब इसके नीचे वाला करूँगा, इसमें तो आपको लास्ट मंथ करेंट मंथ सेम मिल गया, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अभी जब नेक्स्ट करेंगे तो उसमें आपको आसानी पड़ेगी। देखिए 1/4, यानी कि ये बोल रहा है कि मैं आपको 1 वीक का क्रेडिट देता हूँ, या 1 वीक का मेरा टाइम लैग है। तो अगर मुझे निकालना है मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सेम फॉर्मूला वापस लगाएंगे हम लोग। क्या, जो भी टाइम लैग क्वेश्चन में दिया हो, जो भी दिया हो, XYZ कुछ भी दिया, मेरे क्वेश्चन में अभी क्या दिया देखो 1/4 दिया हुआ है। सिंपल, कुछ मत करो, 1/4 ऑफ लास्ट मंथ लिख दो, लास्ट मंथ, फिर प्लस 3/4 करेंट मंथ, लिख दिया, खत्म। अब बस जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया उसी हिसाब से करते जाओ। मई का सबसे पहले पकड़ो, क्योंकि अप्रैल का हमारा लास्ट मंथ तो है नहीं ना, तो मई का पकड़ो। मई के लिए लास्ट मंथ क्या है, अप्रैल है। अप्रैल क्या है 25,000 है, 25,000 ये रहा, लास्ट मंथ है 25,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, क्या हो जाएगा आपका 6250। लिख दो यहाँ पे 6250। फिर प्लस, अब मई महीने में कितना है 30,000 है, मई महीना आपका करंट महीना है, देखो ना 1/4 ऑफ लास्ट मंथ, तो मैंने अप्रैल का 25,000 को 1/4 कर दिया, क्या है 62,250। अब 3/4 ऑफ करंट मंथ बोल रहा है, यानी करंट मंथ मेरा क्या है मई है, मैं मई का निकाल रहा हूँ, तो 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 मेरा क्या हो जाएगा 22,500, 22,500। अब दोनों को ऐड कर दो, बस हो गया 28,750, खत्म। अब जून का निकालना है। जून का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये रहा मेरा जून। अब जून के प्रीवियस मंथ क्या हो गया, मई हो गया, हुआ ना। तो फॉर्मूला क्या कहता है 1/4 ऑफ प्रीवियस मंथ, तो मेरा प्रीवियस मंथ 30,000 है जून का, तो उसको जब मैं डिवाइड बाय 4 करूंगा, या इंटू 1 डिवाइड बाय 4 एक ही बात है, तो मेरा क्या आएगा 7,500 आएगा, यहाँ पे लिख दो। फिर प्लस जून करंट मंथ है, करंट मंथ का क्या बोल रहा है ये 3/4 है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इंटू 3/4 कर देते हैं, क्या हो जाएगा 26,250 प्लस 7,500, दोनों को प्लस कर दिए, जो आएगा आपका आ गया, है ना। अब जुलाई का निकालना है, तो जुलाई के लिए लास्ट मंथ क्या हो जाएगा जून हो जाएगा, और करंट मंथ जुलाई हो जाएगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/4 ऑफ लास्ट मंथ और 3/4 ऑफ करंट मंथ, तो 1/4 ऑफ लास्ट मंथ यानी कि 35,000 का 1/4 कर दो, क्या आएगा 8750, लिख दो। और क्या है 3/4 ऑफ करंट मंथ ये रहा, और करंट मंथ क्या है जुलाई है, 40,000 है, उसको 3/4 करेंगे तो क्या आएगा 30,000 आएगा, लिख दो। अब दोनों को ऐड कर दो, हो गया आपका 38,750। अगस्त का करेंगे, अगस्त के लिए प्रीवियस मंथ क्या हो जाएगा जुलाई, और करंट मंथ तो अगस्त ही रहेगा। फॉर्मूला क्या बोलता है 1/4 ऑफ प्रीवियस मंथ प्लस 3/4 ऑफ करंट मंथ। अगस्त के लिए प्रीवियस मंथ क्या है जुलाई है, तो 40,000 इंटू 1/4 करेंगे, क्या होगा 10,000 हो जाएगा,
फिर अगस्त की अमाउंट क्या है 45,000, करंट मंथ का करना है 3/4, तो करेंगे तो आपका हो जाएगा 33,750 प्लस 10,000, उसको दोनों को ऐड कर दीजिए, हो गया 43,750। उसी तरह सितंबर का भी निकाल लेंगे, सिंपल, खत्म। अब अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया 10 वीक्स का, यानी कि सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 वीक्स का लैग, तो ये चीज तो हमें पता ही होता है कि 1 मंथ में कितने होते हैं। 1 मंथ में हमारे होते हैं 4 वीक्स, पता है ना ये चीज कि भूल गए। तो जब भी हम लोग, अगर हमारे एक महीने में 4 हफ्ते हैं तो हमारे 10 हफ्ते में कितने, सिंपल करो 10 है, टोटल वीक्स 10 है, डिवाइड बाय 4 कर दो, आंसर आ जाएगा 2.5, हो गया। तो आपका टाइम लैग कितना आया, आ गया यहाँ पे आपका टाइम लैग 2.5 मंथ। अब इसको कैसे करना है, ये तो बहुत इजी होता है आपका। यहाँ पे जितना दिया है, चाहे 2.5 दिया रहे या 1.5 दिया रहे या 3.5 दिया रहे, अगर 1.5 दिया है तो एक छोड़ो और जो दिया हुआ है उसको आगे वाले महीने में डिवाइड कर दो। जैसे कि यहाँ पे अभी अप्रैल वाला कॉलम है, अप्रैल वाले कॉलम में अमाउंट लिखी है, तो अगर तो ये हम लोग अप्रैल भी कंसीडर करते हैं। जब ये हमारा 10 वीक्स वाला आता है, वीक्स वाला 2.5 आता है, तो हम लोग पूरे मंथ से कंसीडर करते हैं। तो जैसे कि अभी मेरा दे दिया अप्रैल में 25,000 और मेरा वीक दे दिया कितना 1, सपोज कीजिए मेरा 5 वीक दिया, मतलब 1.5, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल, एक अप्रैल का छोड़ो, जो आया यहाँ पे आधा रखो, यहाँ पे आधा रखो। फिर अगर मई में आया तो मई वाला छोड़ दो। अगर 1.5 दिया तो बता रहा हूँ, हाँ, अगर आपको 1.5 मंथ का लैग दिया तो जो महीने का दिया रहता है 1.5 मंथ में, उस महीने को छोड़ दो। पहले में अप्रैल का दिया था, अप्रैल छोड़ दो, दूसरे में मई का दिया, मई का छोड़ दो, बाकी जो बचा आधा आधा अगले महीने में बांट दो। ये जून का है, जून छोड़ो, 17,500 यहाँ पे आ जाएगा आपका, 17,500 यहाँ पे आ जाएगा। ये आप क्या हो, आपका हो गया किसके लिए, अगर 1 मंथ का दिया हुआ है तो ऐसे करेंगे, ठीक। अब अगर आपको सपोज कर लीजिए, आपको अगर दे दिया है इन लोगों ने 2 मंथ का, तो क्या करोगे, सिंपल, इसी भी तरह इसको भी करेंगे। जैसे अब तक हम लोग करते आ रहे हैं, 1 मंथ के लिए एक छोड़ रहे हैं, तो 2 महीने के लिए 2 छोड़ दो। अगर अप्रैल का दिया हुआ है तो अप्रैल छोड़ो, मई छोड़ो, जो भी बचा उसको आगे वाले में आधा आधा करके बांट दो। मई का दिया हुआ है तो मई छोड़ दो, जून छोड़ दो, जो बचा उसके नेक्स्ट करते जाओ। जून दिया है, जून छोड़ दो, उसके आगे वाला एक छोड़ दो, क्योंकि जून का निकालना है, तो जून छोड़ो, उसके आगे वाला एक छोड़ो, तो जो आएगा नेक्स्ट में डिवाइड कर दो। अब अगर जुलाई दिया है तो जुलाई छोड़ो, फिर उसके आगे वाला एक मंथ छोड़ो, बाकी जो बचा 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब बस दोनों को ये यहाँ पे ये प्लस कर दो, यहाँ पे ये प्लस कर दो, यहाँ पे ये प्लस कर दो, जो आएगा आपका हो गया। ये आपका मैंने अभी जो भी बेसिक्स थे मैंने आपको बता दिए हैं इस चैप्टर के। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं इस चैप्टर के जो आपके लॉन्ग टर्म्स है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।